everyone, this is me Jyoti Soni and welcome back to all. जैसा कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जुडिशरी के बारे में। ठीक है, जुडिशरी के बारे में आपको ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई जुडिशरी किस लिए काम करता है। इसके पहले हमने दो जो चैप्टर्स सॉल्व किए थे 4 and 5 मे बी राइट, यस इट्स चैप्टर 6 करेक्ट। तो हमने वहाँ पे बात की थी एग्जीक्यूटिव के बारे में और लेजिस्लेटिव के बारे में। अभी हम जुडिशरी का जो है आगे का चैप्टर हमें कंटिन्यू करना है, बट एज ऑलवेज हम चैप्टर शुरू कर हमारा जो आगे का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले फटाफट एक रिवीजन तो देखेंगे ही देखेंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 3 पार्ट्स देखे थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियल। अब जुडिशियल जो है हमको ये पता है कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है भाई आपस में बहुत ज्यादा सगे भाई बहन है, ठीक है, बहुत क्लोज रिलेशंस है। लेकिन जो जुडिशियल है ना ये थोड़ा दूर का रिश्ता हो जाता है, तो ये सेपरेटली काम करता है। इसके साथ में जब ये दोनों इनके साथ में काम करते हैं तो थोड़ी अनबन भी हो जाती है, वो स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर टाइप से, है ना। तो ये रिश्ता कैसे होता है आज हम इन लोगों के बीच में देखेंगे कि क्या लेजिस्लेटिव और जुडिशियल के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे चलता है। वैसे ही चलता है जैसे एग्जीक्यूटिव के बीच में है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल तो करता है ये हमें पता है, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं इन दोनों का तालमेल बैठा हुआ होता है। क्योंकि भाई अब जुडिशियल जो है वो तो इनके बस से बाहर है, जुडिशियल ज्यादा पावरफुल है, ये एकदम फ्री होकर कई काम करती है। तो चलिए आज देखते हैं इनके बीच का रिलेशन। इससे पहले फिर जो पुरानी बातें हैं जो पढ़ी थी वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। हाँ, तो ये आने वाले ज़माने में गए थे, वहाँ के सरपंचों के बारे में बात की थी हमने। देन हमने देखा था कि हमारी जो जुडिशरी है वो किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी काम करती है, किस तरीके से वो सबसे फ्री होती है, वो ना लेजिस्लेटिव के प्रेशर में होती है ना ही वो एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में होती है, एकदम फ्री होके काम करती है। तो हमें पता था कि जुडिशरी का इम्पोर्टेंट क्यों था फ्री होने का, क्यों वो इंडिपेंडेंट होके काम करें, क्योंकि मेन पर्पस था कि भाई जब भी न्याय की मूर्ति न्याय करे तो वो सभी के लिए इक्वली न्याय करे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, पुरुष हो, महिला हो, चाहे वो बैकवर्ड से बिलोंग करता हो या फॉरवर्ड से बिलोंग करता हो, डजेंट मैटर। इसके जितने भी जजमेंट्स होंगे वो सभी के लिए इक्वली होंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अमीर गरीब के भेदभाव के, है ना। देन हम लोगों ने देखा था कि जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंस कैसे मिलती है, किस बिहाफ पे मिलती है। तो हमें पता था कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से किसी से भी फंक्शन में साथ में काम नहीं करती, ये इनसे अलग होकर काम करती है। इसके अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर का कोई हाथ नहीं होता है, ये सारी चीजें देखी थी हम लोगों ने, है ना। तो इसलिए फ्री होके काम करती है। देन हमने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देखा था। तो अपॉइंटमेंट जजेस में क्या देखा था कि लेजिस्लेचर इसमें कहीं से कहीं तक के हाथ में नहीं होती है। इसको कौन अपॉइंट करता है, जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वो भी कौन, ऐसा नहीं कि किसी भी मंत्री को उठा करके जैसे मोदी जी कैबिनेट में करता है ना, कि जो उनके ज्यादा क्लोज है तो उनको होम मिनिस्टर, देन फॉरेन मिनिस्टर और ब्ला ब्ला मिनिस्टर जो है वो बना दिया। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इनकी कैपेबिलिटी देखी जाती है, एलिजिबल है या नहीं ये चीजें देखी जाती है। और एलिजिबिलिटी क्या होंगी कि बकायदा उस व्यक्ति ने लॉ की पढ़ाई की हुई हो, ये तो कॉमन सेंस है। इसके आगे क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आपको जज बनना है तो आपके लिए मस्ट है कि आप किसी हाई कोर्ट में आपने 10 साल की वकालत की हो, एडवोकेट रह चुके हो, लॉयर रह चुके हो, या आप किसी हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश रह चुके हो, मतलब वहाँ के आप चीफ जस्टिस रह चुके हो, है ना, हाई कोर्ट के। तब आपको जो प्रेसिडेंट है वो सजेशन के हिसाब से आप जब आपका नाम सजेस्ट किया जाएगा तो वो आपको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाएगा। क्लियर, तो ये भी चीज हो गई। इसके बाद में बात हुई थी रिमूवल ऑफ जजेस की। तो भाई अब रिमूव करना है जजेस को तो ये थोड़ा टफ टास्क था, क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट के मेंबर्स चाहिए। ये हमने एक बात क्लियरली देखी थी कि जब हम अपॉइंट कर रहे थे तब हमने लेजिस्लेचर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं देखा था, बट जब रिमूव होते हैं तब भाई बकायदा ये कहते हैं कि हमें आपको हटाने का पूरा राइट है। क्यों है, क्योंकि जब आपको रिमूव करने के लिए जब जो भी आदेश हुआ होगा, यदि आपके ऊपर किसके बिहाफ पे उसको रिमूव करेंगे, और इनकैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। अगर आप में ये पाया जाता है तो बकायदा पार्लियामेंट में आपके ऊपर एक एप्लीकेशन डाला जाएगा, देन आपके ऊपर एक कमेटी बैठाई जाएंगी। अगर मैक्स टू मैक्स आपके ऊपर जो है सिग्नेचर होते हैं, कमेटी आपको जिम्मेदार पाती है कि आपका मिसबिहेवियर जो इनकैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगे हैं वो प्रूफ हो जाते हैं। दैट मीन अब आपको अपनी जो जज की कुर्सी है वो आपको छोड़नी पड़ेगी।
बट किस्मत से ऐसा कोई भी जज नहीं हुआ जिसके ऊपर इम्पीचमेंट लगा हो और जिनने कमेटी ने उसको गलत प्रूफ किया है। पहली बात तो एक ही जज है जो रामास्वामी थे, उन्हीं के ऊपर मतलब इम्पीचमेंट लाया गया था, लेकिन उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उनके ऊपर ये जो कमेटी थी ना, उसने उसको क्या कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया कि भाई स्वामी जी के ऊपर जो भी जितना पैसे का गबन का केस लगा हुआ है ये गलत है। तो स्वामी जी बकायदा अपनी सीट पे बने रहे, उन्हें वो सीट छोड़नी नहीं पड़ी। तो रिमूवल जो प्रोसेस है ये बहुत मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो ये अभी तक के ज्यादा किसी पर लगी नहीं थी, एक ही बार लगाया गया था और वो भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था। तो आपको ये आपके एमसीक्यूज और आंसर के लिए याद रहना चाहिए। देन स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी है, तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी का हमने स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट देख चुके थे कि हम एक पिरामिड शेप में हमारा जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का वो काम करता है इंडिया में। ठीक है, हमने सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है जुडिशरी है वो हमारे इंडिया में काम करती है, ये हम लोग कल देख चुके थे। तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या है कि आपके पूरी कंट्री में जो है हर स्टेट में हो वो मतलब डिस्ट्रिक्ट में हो, आपके पास में एक ही सिस्टम होगा, ना कि आप इस कंट्री में अलग लड़ रहे हो, स्टेट में अलग लड़ रहे हो। तो अब आप कहेंगे कि मैम आपके पास तो हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबके लिए अलग अलग है। तो भाई इसीलिए हमारा ये जो बना हुआ है वो यही है कि अगर आपको यहाँ न्याय प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, देन आप दूसरे पोजीशन दूसरा जो कोर्ट है उसके ऊपर जाइए, ये वही सिस्टम चलेगा। बस इतना है कि ये इससे बड़ा हुआ कोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी तरीके के केसेस आएंगे। अगर आप यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट से सेटिस्फाई देन यू कैन गो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इससे भी नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये पूरा एक ही सिस्टम काम करेगा। ठीक है, हर जगह के लिए। जब आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बकायदा आपके जो निचले कोर्ट्स है वहाँ की जजमेंट जो है उससे देखा जाएगा और उसके बिहाफ पे ही होंगी चीजें, फिर वो अपनी शुरू से पूरी तहकीकात करेंगे। क्लियर? तो सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हमारे पास हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट है ना। इन्हें हमने डिटेल से अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले कि कैसे कौन कौन काम करता है। फिर भैया हमने सुप्रीम कोर्ट के विशेष अधिकारों के भी बारे में बात की थी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में कितने पावर्स हमने दे रखे हुए हैं। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट के पास जो जो पावर है उसके ऊपर हमने बहुत ही डिटेल में बात की थी, जैसे अपील, एडवाइजरी है, रिव्यू है, ओरिजिनल और रीड वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अगेन फिर से पढ़ेंगे और लिख के भी देखेंगे। देन आर्टिकल 137 भी हो चुका था कि आपका जो भी जजमेंट होगा तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। ये किसके लिए आर्टिकल? ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है ना। 144 इसलिए है कि जितने भी सिविल्स है, जुडिशियल है, टेरिटरीज है, तो ये सब किससे, इंडिया की जो है ये अपने काम करने से पहले इनसे सजेशन ले सकते हैं। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। जुडिशियल एक्टिविज्म, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई जुडिशियल एक्टिविज्म? इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कई लोग हमारे मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे मतलब लोअर तबके के बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जिनके साथ में जो जिनके साथ समस्या होती है, जिन्हें न्याय चाहिए, जिन्हें जस्टिस चाहिए, बट वो क्या अदालत के दरवाजे तक के नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी पहुंच, उनका सोसाइटी का स्टेटस, ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पहुंचने से रोकती है, जिसके कारण वश ये क्या होते हैं, जितना भी उनके ऊपर मतलब अत्याचार हो रहा है वो झेलते रहते हैं, बट ये वहां तक के नहीं पहुंच पाते हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं वो लोग तो भाई अपने हक के लिए लड़ते ही लड़ते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो इसीलिए है कि समाज के हर क्षेत्र के, हर तबके के, गरीब से गरीब लोगों तक के जो जिन्हें न्याय मतलब जिनके साथ अत्याचार हो रहा है बट वो अननोन है कि हमारे साथ जो हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में लाना और इन्हें अदालत तक के लेके आना, यही हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है। An approach to exercise of judicial review or a description of a particular judicial decision in which judge generally consider more willing to decide constitutional issue and invalidate legislature or executive action। तो अब ना हम हमारे आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जो हम लोग जो लास्ट वीडियो है वहां पे है ना। तो हमारे आगे का जो टॉपिक है वो है जुडिशरी एंड राइट्स।
ठीक है। राइट्स के बारे में तो आप लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ ही चुके होंगे, जुडिशरी अभी पढ़ लेते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम जुडिशरी और राइट्स का क्या रिलेशन है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भैया जो जुडिशियरी है, जो हमारे जजेस है, जो हमारा न्यायालय है ना, तो उसका काम क्या है, हमारे राइट्स को प्रिजर्व करना। ठीक है, ये क्लियर है। जुडिशरी का सिर्फ काम क्या है कि मतलब वो हमें न्याय दिलाता है, लेकिन हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है वो देखा था कि आर्टिकल 32 भी कहता है कि भैया कि आपके जितने भी राइट्स है उसको कौन सेव करता है। अगर आपके राइट्स खत्म हो रहे हैं, कोई आपके राइट छीन रहा है, तो आप बिना किसी डाउट के डायरेक्टली, वो भी नीचे किसी अदालत में नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि आपके ये जो राइट्स है ना, इसे चुराए जा रहे हैं, इसे छीना जा रहा है, आपको इस राइट्स के हिसाब से जीने नहीं दे रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड कराता है कि हमारे जो राइट्स है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं, मतलब उसको कोई नहीं छीनेगा, वो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। तो हमारे जो कोर्ट्स है उसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर राइट्स। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर राइट्स, ये क्लियर है। तो अब हमारे जो वायलेशन ऑफ राइट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारा जो कोर्ट है, हमारी जो जुडिशरी है, वो हमें 2 रेमेडीज देती है। भैया अब वो कौन कौन सी है, तो वो ये वाली है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपको एक्सप्लेन करना है जुडिशरी और राइट्स के बीच में संबंध, रिलेशन, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के ये जो पूरा पेज है आप लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 2 ways in which the Supreme Court कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स। फर्स्ट क्या है कि आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, जो इश्यूज है, तो आपको क्या करेगा, थ्रो रीड्स के जो है वो प्रिजर्व करेगा। देखो, फर्स्ट इट कैन रीस्टोर फंडामेंटल राइट बाय यूजिंग रीड्स ऑफ, ओके, तो ये जितनी भी रीड्स है वो आपकी कौन मतलब सेव करेगा। अगर मतलब कहीं इसमें होता है ना कि कोई कैदी वगैरह भी जो जेल जाता है तो उसको रीड्स इशू कराई जाती है, तो इससे क्या होगा कि आपके रीस्टोर कर लेंगे। ठीक है, आपके जो राइट्स है उसको रीस्टोर कर रहा है वो रीड दे करके। ठीक है, रीड जारी करके क्या करता है, मतलब हमने देखा ना कि रीड्स क्यों जारी की जाती है और किस केसेस पे की जाती है। आपने फंडामेंटल राइट्स में बहुत अच्छे से समझा होगा कि रीड्स किस कंडीशन में क्लियर की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स तो है ही है, उसके बाद में जब आपके राइट्स चले जाते हैं तो रीस्टोर कैसे होते हैं, रीड्स। देन हमारा सेकंड वाला क्या है, सेकंड क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। अगर कोई लॉ ऐसा होता है जो गैर संवैधानिक हो, ठीक है, कोई कानून आपके पास में ऐसा लेकर के आया जाता है जो गैर संवैधानिक है, तो हमारा जो कोर्ट है, हमारी जो जुडिशरी है, उसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करके उस लॉ को आने से रोक सकती है। क्लियर, मतलब वो जो लॉ है उसको नहीं आने देंगी। ये तो क्लियर हो गया। तो हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो राइट्स के ऊपर कितने 2 रिलेशन कैसे क्लियर कर रहा है, 2 रेमिडीज दे रहा है। एक तो अगर राइट्स आ रहे हैं तो आपको रीट इशू करा करके आपके राइट्स को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। और दूसरा क्या है कि ऐसा कोई लॉ डिक्लेयर हो रहा है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना करके वो जो लॉ है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसे अप्रूवल नहीं मिलेगा, और ये राइट हमारे कोर्ट के पास में है। ठीक है, जब लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ ला रही है, ऐसा कोई एक्ट बना रही है, तो उसको उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को पूरा पूरा राइट है कि वो यहाँ पे क्या करेंगी, उस जो राइट वो जो लॉ है उसको कैंसिल कर सकती है। जैसे कि अभी क्या हुआ था बीच में, मतलब जो सबसे पहले वाली कंडीशन में हम देखे कि हमारे पास में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाने की बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था कि भाई ये तो एक फंडामेंटल राइट है इनका, लेकिन जो हमारी लेजिस्लेचर है उनका क्या कहना था कि हमें लैंड रिफॉर्म के लिए इसको तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लैंड रिफॉर्म जो है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में बहुत ज्यादा जमीन है, अनयूजुअल है, तो लैंड रिफॉर्म के लिए जो संपत्ति का कर था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था उसको हटाना था। तो इन दोनों के बीच में उस वक्त बहुत मतभेद हुए थे, तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद होने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास में ये जो दो प्रोविजंस दिए गए हैं, तो ये हमारे लिए श्योरिटी क्लियर करते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो हमें प्रोटेक्ट करने वाली है। टुगेदर दिस टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑन वन हैंड एंड इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अदर हैंड। ठीक है, ये हमारे संवैधानिकता की प्रमुखता बताते हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एज अ सिक्योरिटी है कि भाई आपकी जुडिशरी है,
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी संवैधानिकता का जो मतलब प्रमुखता है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, इनको सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपका कोर्ट एज अ प्रोटेक्टर काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम लोगों ने सेकंड वाला ये वाला जो टॉपिक देखा ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। Secondly, the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational, ठीक है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि आपके पास कोई भी ऐसा लॉ लेकर के आ रहे हैं तो क्या होगा कि वहां पे इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है अगर ये करार कर दिया जाता है तो ये लॉ जो है वो लॉ नहीं बनेगा, वो बिल वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि जुडिशियल रिव्यू जब हो रहा है तो क्या होगा कि जितने भी मतलब सुप्रीम कोर्ट है तो वो एग्जामिन करते हैं कि जो भी लॉ आ रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो हमारे तक है, अगर वो संवैधानिकता का हनन करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो उसे लॉ बनने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रोटेक्शन का ही काम हुआ ना भाई, क्योंकि जब ये संविधान का ही उल्लंघन कर रहा है, इसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। हमारे पास तो लिखा हुआ है कि कोई भी चीज अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, वो लागू नहीं होंगी। मतलब वो हमारी पॉपुलेशन के लिए, हमारी पीपल्स के लिए वो हानिकारक है, तो आप इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ Supreme Court to examine the constitutionality of any law if court arrives at the conclusion that the law is consistent with the provision of the constitution, such a law declared as unconstitutional and incapable। वही बात, अगर आपको ऐसा प्रूफ किया जाता है तो क्या होगा कि वो जो है, वो जो लॉ है आपको उसको वहीं रद्द करना पड़ेगा। वो आपका लॉ जो है वो लॉ नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है, इनकैपेबल बता दिया है। मतलब ऐसा लॉ जिसकी संविधान में कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। संविधान के जो उद्देश्य दिए गए हैं, जो एम्स दिए गए हैं, या हम प्रिंसिपल के बारे में बात करें, जो नीति निर्देशक तत्व है, उसके अकॉर्डिंग भी ये काम नहीं करता है। क्योंकि हमने हमारी कंट्री को चलाने के लिए जिन पॉइंट्स के ऊपर हमें हमारी कंट्री चलानी है, जिन पॉइंट्स के बिहाफ पे हमें रूल्स बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है, तो हमने वो नीति निर्देशक तत्वों में रख चुके हैं, वो इन प्रिंसिपल्स में रख चुके हैं। तो अब वो क्यों रखे गए हैं भाई वहां पे, आर्टिकल 50 मतलब 32 और 35 टू 51 तक के वहां पे रखे हैं। क्यों रखे हैं कि हमारी जो भी लेजिस्लेचर होंगी तो जितने भी रूल्स बनाएंगी, लॉज बनाएंगी, तो वो इनको ध्यान में रख के बनाएंगी। क्योंकि अगर ये इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनकैपेबल प्रूफ कर दिया। तो ये लॉ, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये किसको ऑर्डर मतलब किसको कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे आप अपने आप समझ रहे होंगे कि ये किसको कंट्रोल कर रही है, ये लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर रही है। कैसे कर रही है भैया, सपोज लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया है, क्लियर। अब लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, अब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भैया तुमने वो लॉ बनाया है, ठीक है, अब आप मुझे वो बताइए। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आर्टिकल 44 में पढ़ा है कि जितने सिविल, एग्जीक्यूटिव, जितनी भी फेडरल चीजें हैं, तो ये सब अगर कोई कुछ बना रहे हैं तो उनके पास में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44 ये होता है कि आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। डजेंट मैटर कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है, बाध्य नहीं है, लेकिन सलाह मशवरा तो हो गई। तो यहीं पर ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है, जो पॉलिसी लाई है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनकैपेबल है, तो आप उसको रद्द करें, उसे लॉ में चेंज नहीं होने दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये भी मैटर नहीं कर रहा है कि आपका जो पार्लियामेंट है वहां पे इसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले हैं, ये वहां से पास हुआ है, उसके बाद में ही ये लॉ बना है, तो लेकिन यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर दे तो वो लॉ खत्म ही हो जाता है। तो अब समझ में आया कि कैसे जुडिशियल जो है वो हमारे लिए एज अ प्रोटेक्टर काम कर रहा है, वो प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट का, वो सिटीजन के जो इंटरप्रिटेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बात समझ में आई। अब ये बात ना सिर्फ यहीं तक के नहीं होती है, फिर अब हमारे पास दूसरा एक और पॉइंट आता है कि अगर कोई यूनियन, कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी स्टेट से रिलेटेड कोई लॉ बना रही है, वो अगर स्टेट लिस्ट का पॉइंट है, मतलब उसका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो स्टेट लिस्ट है उसका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी जो है, जो स्टेट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है कि भैया तुमने हमारे हक की चीज कर ली है। वो राज्य सूची का जो है पॉइंट है, वो सब्जेक्ट इसका है, वो सब्जेक्ट हमारे काम करने का है, आप इसमें क्यों कर रहे हो,
ठीक है, स्टेट को पूरा पूरा राइट है कि जाकर के वो वहां से इनसे बोल दे। हाँ, लेकिन ये बात है कि कुछ कंडीशंस में लाइक इमरजेंसी तो स्टेट के सारे पावर्स जो है वो चले जाते हैं, तब यूनियन को ही उसके लिए जो मेन गवर्नमेंट है वही उसके लिए लॉज बनाती है, सारे काम करती है। The section on jurisdiction of the Supreme Court in the case of federal relation to the Supreme Court can use the review power of a law inconsistent with the distribution of power laid down by Constitution। वही है कि भैया अगर आपने इसके से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो आपके पास में पूरा उसको भी जुडिशियल रिव्यू देने का काम है, क्योंकि आप स्टेट का काम कर रहे हो। क्लियर। अब इसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और आता है भैया कि रीट जारी कर रहे हैं, ठीक है। द रीड पावर एंड रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट मेक द जुडिशरी वेरी पावरफुल। अब ये सबसे ज्यादा हमारे पास में पावरफुल कौन बना रहा है हमारी, ठीक है, पावरफुल कौन बना रहा है हमारी जुडिशरी को, उसको रीड का पावर है, ठीक है। जब सबके फंडामेंटल राइट कैंसिल हो रहे हैं किसी कंडीशन में तो वो रीड जारी कर सकता है, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू कब कर रहे हैं वो, कि कोई भी लॉ आ रहा है, ठीक है। एक उनके पास आर्टिकल है 1, ये वाला आर्टिकल अभी हमने पढ़ा ना, कौन सा आर्टिकल 137 की पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय ऑर्डर मेड बाय इट, ठीक है। एक रिव्यू वो हो रहा है कि जब वो खुद के ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स क्या होगा कि वहां पर अगर कोई लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना रही है तो इनको पूरा पूरा राइट है कि वो उसको रिव्यू कर सकते हैं, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी चेक कर सकते हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो या आप अनकैपेबल हो, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, है ना। तो ये चीज क्लियर कर देती है, और ये जो दोनों पावर है वो उसको सबसे ज्यादा पावरफुल बना देती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो कहता है कि भैया लेजिस्लेचर से तुम बनाओ जितने रूल्स बनाना है तुमको, जितने लॉज बनाना है, तो मैं खत्म करने के लिए मैं बैठा हूँ, जब तक कि मैं उससे सेटिस्फाई नहीं होऊंगा मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, है ना। तो बस तैयारी करिए चीफ जस्टिस बनने की, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मन आए तो आपने कैंसिल कर दिया, इसके लिए भी आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। Many people think that this feature enable the judiciary to protect the constitution effectively and also to protect the rights of citizen। अब भाई जाहिर सी बात है, अब यही है कि हम तो यही सोचेंगे कि ये जो पावर्स दिए जा रहे हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी प्रोटेक्टर के काम कर रहे हैं और हमारे लिए भी, क्योंकि भाई सबसे बड़ा काम तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का ही कर रहे हैं। The practice of entertaining bills on further added to the power of judiciary protecting rights of citizen। क्लियरली इतना ही था, ठीक है। अब आता है PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो भाई PIL क्या है और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म हमने समझ लिया था कि कहाँ से कहाँ तक के उनको पहुंचाना है। अब हम PIL के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में PIL क्या है। तो भैया अब PIL का फुल फॉर्म हमें देखना है, जुडिशियल एक्टिविज्म से कैसे रिलेटेड है। तो मैं आपको पहले एक यहाँ पर बात बता दूं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म को हमने देखा था कि हर लोग एक के पास में आपको न्याय पहुंचाना है, ठीक है। जिसमें आगे चल के अब भागीदारी किसकी होती है, किसकी भागीदारी होने वाली है, हमारे जुडिशियल की। ओके, अब PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, ठीक है, जनहित याचिका। अब हमने जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तब हमें पता है कि तब हमने आर्टिकल 23 और 24 में भी, ठीक है, वहां पे पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ में जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, लेबर वर्क किया जाता है, बच्चों से काम कराया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका दरवाजा खटखटाए, कैसे जाए, ठीक है। तब हमें यहाँ पे सपोर्ट करता है PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये हमें हेल्प करता है इन सारी चीजों के लिए। तो क्या हुआ, दीज राइट प्रोहिबिट फोर्स लेबर ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश एंड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन, ठीक है, ये इस टाइप की जितनी भी जॉब्स है तो वहां पर ये हमें PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो यहाँ पे मदद करता है। मतलब हम यहाँ पे इसकी हेल्प से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। ओ गॉड, ये क्या आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है भैया, इनकी चेयर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लेजिस्लेचर की चेयर बहुत बड़ी है क्योंकि वो किसको कंट्रोल कर रहा था, एग्जीक्यूटिव को, है ना। लेकिन अब भाई यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, वेट, हाँ, अब हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, भाई ये क्यों नहीं चल रहे हैं,
एक सेकेंड, ये दोनों मस्ती कर रहे थे, ये शांत हो गए। हम्म। तो अब यहाँ पे हाँ, इन्हें भी शॉक लग गया है कि ये क्या हो रहा है। इनकी चेयर अभी तक के बड़ी थी, अब इसकी कैसे हो गई। अभी तक के हम लोग क्या देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हर कोई, क्योंकि इसके पास पावर क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, ठीक है। ये आएगा, इसने कहा ये मैंने लॉ बना के लाया है भैया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, थाम्बो, आपने जो लॉ बनाया है वो उसको मैं जुडिशियल रिव्यू में चेक करूंगा, अगर वो सही है देन आप अपने लॉ को लॉ बना सकते हो, वरना मेरे पास पावर है, मैं उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दूंगा, अनकैपेबल बता दूंगा, तो आपका लॉ जो है वो धरा की धरा रह जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि ज्यादा पावरफुल कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे नीचे चेयर किसकी हो गई, लेजिस्लेचर की है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो अब इन दोनों के बीच में हमें चेक करने हैं कि भैया इन दोनों के बीच के रिलेशंस कैसे होने वाले हैं। देखो, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट बोल रहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इनके बीच में क्या होगा कि रिलेशंस अच्छे होंगे, तकरार होंगी, क्या होगा। तो ये सारी चीजें ना अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच के रिलेशंस कैसे हैं। देखो, हमको पता है कि जब जुडिशरी बैठ रही थी तो पार्लियामेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं था, कि पार्लियामेंट उसको किसी भी तरीके से अपॉइंट नहीं करने वाली है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर दिया, उसकी हेल्प से उसने जो दूसरे मेंबर्स है उसको भी अपॉइंट कर दिया। लेकिन जब इसका रिमूवल होता है तब पार्लियामेंट सबसे ज्यादा खुश होती है कि भैया तुम्हें हटाने वाले हम ही होंगे, ठीक है, तुम्हें बैठाने तो नहीं दिया, तुम हमारे साथ इतने वाद विवाद कर रहे हो, हमारे लॉ बन रहा है, तुम उसको गलत ठहरा रहे हो। तो इन दोनों के बीच में अब जो रिलेशंस है वो हम देखना शुरू करते हैं। देखो, अब हमने शुरू में एक चीज पढ़ी हुई थी कि हमारे पास में क्या बना हुआ था, कि हमारी जो पूरी गवर्नमेंट है उसको हमने तीन इसमें पार्ट में काम कर रहे थे, तो हमने तीनों के सेपरेट सेपरेट जो काम है वो डिवाइड कर दिए थे। देखो, लेजिस्लेचर क्या कर रहा था, लेजिस्लेचर लॉ बना रहा था, क्लियर। पहले हमने काम करते थे कि हमने सभी के काम जो है उसको डिवाइड कर दिया था, लेजिस्लेचर लॉ बना रहा था। उसके बाद में सेकंड, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, जो भी लॉ बनाया उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूटिव ने, एग्जीक्यूटिव भी नहीं कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो कर रहा था, ठीक है, बट कहना तो हमें यही पड़ेगा। फिर इन दोनों से हटके हमारे इन लोगों को जुडिशियल रिव्यू कौन दे रहा था, ठीक है, इनके जितने भी काम है इसकी जांच कौन कर रहा था, हमारी जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी जो है इसको रिव्यू दे रही थी। एक सेकेंड है ना, आई ट्राई टू, मैं एक अच्छी राइट कोशिश करूंगी, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, अच्छा सा सुंदर सा चार्ट भी बनाएंगे, जितनी सफाई से होगा अच्छे से करेंगे। ओके, फर्स्ट वाला हमारा बना रहे थे लॉ, सेकंड वाला उसको कर रहे थे एग्जीक्यूट, ठीक है, थर्ड वाले जो है वो क्या काम कर रहा था, जुडिशरी का। मैंने एक बात पहले क्लियर कर दी कि ये दोनों सगे भाई थे, ये थोड़े सौतेले वाले भाई थे, तो इनका काम था इनके ऊपर पाबंदी करना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, क्योंकि देखो तीनों के सेपरेट सेपरेट तो काम दे दिए थे, ठीक है, तीनों के सेपरेट सेपरेट काम दे दिए थे। लॉ वाले का मतलब लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर को दे दिया, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को बोल दिया कि भाई जो लेजिस्लेचर बना रहा है आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, और आपको उसकी रिपोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर को देनी है। अब जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी हमारे जो राइट्स है उसको तो प्रोटेक्ट कर ही कर रहा था, साथ में जुडिशियल रिव्यू भी कर रहा था, मतलब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा था, जुडिशियल रिव्यू कर रहा था। उसके बाद में भाई तीनों के काम तो अलग अलग है, फिर इनके बीच में टकरार का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच में जो है वो टकरार होते रहती है। जो पॉइंट है जुडिशियल एंड पार्लियामेंट, तो उसको हम दो टाइप में कैसे पढ़ेंगे, मतलब इनके बीच के रिलेशन कैसे, कि हमको लेजिस्लेचर और जुडिशियल के रिलेशंस के बारे में बात करनी है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशंस के बारे में बात करनी है। अब भाई इतने सेपरेट सेपरेट तीनों के काम हो गए, फिर भी टकरार कैसे हो रही है। तो देखो, जो जुडिशरी, इसके पास में जितने भी लॉज बनने वाले हैं लेजिस्लेचर के, तो उनका जुडिशियल जो रिव्यू था वो तो सेम था। इसके साथ में इनने और कौन से पावर इनको मिल गए, जो प्रेसिडेंट था, गवर्नर थे, तो इनके जो पावर्स थे इसके ऊपर भी रिव्यू का किसके ऊपर वो चला गया, कोर्ट के ऊपर, ठीक है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, गवर्नर से रिलेटेड होती है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है। और प्रेसिडेंट और गवर्नर वो महान व्यक्ति है जो कि हमारे स्टेट और हमारी कंट्री के पहले व्यक्ति कहलाते हैं, जिनको पहले व्यक्ति होने का वो मिला है, मतलब है ना, फर्स्ट पर्सन
ऑफ स्टेट और कंट्री, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे हमारा पूरा शासन चलता है, भले उनको सिर्फ हमने हमारे घर के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बना के रखा है, ठीक है, सिर्फ कुर्सी मिली है लेकिन कोई सत्ता नहीं है। तो अब इनके बीच में बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही है जिनके बीच में इन दोनों की जो फाइट्स वगैरह चलती रहती है ना कोई पॉइंट्स ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही होती है। अब कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई भैया, तो अभी हम लोगों ने एक जस्ट अभी पढ़ा था। अच्छा, इनके बीच में बहुत सारी अलग अलग इश्यूज पे हो रही है। देयर आर मैनी अदर इंस्टेंस विच द सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इटसेल्फ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय गिविंग डायरेक्शन एग्जीक्यूट एजेंसीज। अब इसने बहुत सारे ऐसे भी काम हुए थे जिसने इसको एग्जीक्यूटिव को भी ऑर्डर दिया कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, मतलब जो भी उनके केसेस हुए होंगे। तो क्लियर है कि एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी से थोड़ा वो है कि भैया तुम मुझे काम नहीं करने दे, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है जब आपको ऑर्डर मिल रहे हो तो आप खुश नहीं होते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि जहां पर जुडिशरी और लेजिस्लेचर के ऊपर भी जो है बात आई, संसद की शक्तियों के बारे में, है ना। तो जैसे ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हैज अ क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग, क्योंकि सबका क्लियर था। दस द पार्लियामेंट इज सुप्रीम ऑफ मेकिंग लॉज एंड अटेम्प्टिंग द executive supreme implementing in them, will the judiciary and supreme setting dispute that is deciding whether the law have been made area in accordance with the provision। अब हर जगह से बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि आपको जो किस एरिया में लॉज लाने हैं, किस में नहीं लाने हैं। अब इनके बीच में ना वाद विवाद तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स उठा के लाते हैं जिसके ऊपर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि जब हम मतलब फ्रीडम में हम लोगों ने देखा था कि उस वक्त लैंड रिफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था, ठीक है। लैंड रिफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था। तो अब उसके लिए एक क्या हुआ, क्योंकि सबको पता है कि मतलब जो बड़े बड़े तबके के हैं जमींदार वगैरह है, इनके सामने क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा जमीन हो रही थी। तो अब यहाँ पर बात आई राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति के अधिकार के ऊपर आती है बात। तो ये होता है कि इन्होंने क्या किया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति का अधिकार है, आप उसको हटाए, ठीक है। अब यहाँ पे विवाद क्या छिड़ा, देखो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर की, ठीक है। लेजिस्लेचर कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म के लिए हम जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा देंगे, तो एक इक्वली इसमें मतलब लैंड रिफॉर्म के लिए ज्यादा अच्छा होगा, अच्छे से जमीन का बंटवारा हो जाएगा, और ये जो संपत्ति जिस अलग अलग जमींदार ने घेर के रखी है वो थोड़ी कम हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ये फंडामेंटल राइट है, हम इसको नहीं छेड़ सकते। भाई ये क्या छिड़ रहा है, हम इसको नहीं छेड़ना चाह रहे थे बट कुछ और ही छिड़ गया, ठीक है। ये कह रहे हैं हम इसको नहीं छेड़ना चाहते, ये कह रहे हैं ये करना है ना। द पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी सो दैट लैंड रिफॉर्म कुड बी implemented. The court held that parliament can't do restrict दोनों के बीच में ये बातें क्लियर हो गई कि ये फंडामेंटल राइट को नहीं खत्म करना चाहते थे और ये अपने लैंड रिफॉर्म को सुधारना चाहते थे ताकि वो इम्प्लीमेंट में आ जाए अच्छे से, इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, विवाद तो चल रहे हैं, लेकिन अब एट द मतलब इसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे राइज होते हैं। व्हाट इज द स्कोप राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है उसका दायरा क्या होना चाहिए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पावर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करे। अब सुप्रीम कोर्ट का मेन मुद्दा ये भी था कि भैया तुम कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों मतलब जो है छेड़छाड़ कर रहे हो, आप उसको संशोधित करने का, अमेंडमेंट लाने का आपको क्या पावर है, उसको अमेंड करने का क्या पावर है, वो भी क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टल और एब्रिडेज और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट। अब जो मौलिक अधिकार है तो उसको प्रतिबंधित, समेत, ये सब करने के क्या होने चाहिए। कैन पार्लियामेंट मेक लॉ दैट एवरेज फंडामेंटल राइट देन इन्फोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब क्या फंडामेंट जो पार्लियामेंट है उसके पास क्या ये राइट्स है कि वो जो फंडामेंटल राइट है आप उसको प्रतिबंधित करें, क्यों, क्योंकि आपको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो आपके नीति निर्देशक तत्व है उसकी पूर्ति के लिए। और जो लैंड रिफॉर्म है वो किसका पॉइंट था, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का था, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही काम था फंडामेंटल लैंड रिफॉर्म का, लेकिन फंडामेंटल राइट तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए फंडामेंटल राइट को प्रतिबंधित करने के, तो ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर्स के ऊपर सवाल हो गया कि आपको इतनी पावर्स है कि आप ये हरकतें कर सके। तो ये वाली जो जंग है ना, ये बहुत लंबे समय तक के इन लोगों में छिड़ती रहती है, ठीक है। 1967 टू 1973 बहुत लंबे तक के ये कंट्रोवर्सी जो है वो सीरियसली इशू जो है वो लेकर के जाती है। अब लैंड रिफॉर्म लॉ जो है वो भी प्रोटेक्ट करना था।
अब भैया इन लोगों के बीच में इतनी बड़ी जो जंग छिड़ी हुई है, लंबे समय तक के चली हुई है, इसके अलावा जो लैंड रिफॉर्म करना ही था ना, तो उसके अलावा भी ऐसे कई मुद्दे थे जिसके ऊपर बात चल रही थी, जैसे कि लैंड रिफॉर्म हो गया, लॉ इन्फोर्सिंग प्रिवेंटिंग डिटेंशन हो गया, लॉ गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब्स, रेगुलेशन एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी और फॉर पब्लिक पर्पज। तो इतनी सारी बातों को लेकर के सिर्फ इतना ही नहीं था जहाँ पे दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी। कौन दोनों? लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड जुडिशरी, इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि जुडिशरी बोल रहा था भाई मेरे पास ज्यादा पावर है, तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, और लेजिस्लेचर कह रहा था कि मैं कोई भी लॉ ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है अभी तक के कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि तब तक ही था, कहीं ना कहीं किसी न किसी दायरे में आकर के आज तक के कंटिन्यू है। लेकिन उस टाइम करंटली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 1973 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एक क्या डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन जो है किस नाम से जानते हैं हम? दिस केस इज फेमस एज द केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये है, तो इसमें पता है इसमें दो जो है ये किस और जुडिशरी के बीच में, रिलेशंस के बीच में था, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने, इस डिसीजन ने। तो इन दोनों केस में था, तो इसके ऊपर ना जो केशवानंद भारती बनाम है, तो इसमें दो पॉइंट्स को फोकस किया गया। ठीक है, दो चीजें देखी गई। तो कोर्ट क्या है, वो दो चीज कहता है कि फर्स्ट कि जो प्रॉपर्टी, अच्छा जो संपत्ति का दिखा था ना, जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला, तो उसके ऊपर क्या कहता है, वो कहता है कि नॉट व्हाट हैपन यार, ठीक है, the right to property was not part of basic structure and therefore be suitable to abrogate। ठीक है, वो कहता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर पे सूट नहीं करता, तो आप इसको हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे नीति निर्देशक के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे जो प्रिंसिपल है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये वहां पर सुटेबल नहीं है, तो इसलिए आप इसको हटा सकते हैं। लेकिन वो ये कहता है कि कोई भी लॉ आता है तो उसको डिसाइड करने का राइट हमारे पास में है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो जो स्ट्रक्चर है वो ये नहीं है, तो उसका राइट जो है वो अपने पास प्रिजर्व करके रख देता है। To itself the right to decide whether various matter are part of basic structure of the constitution. This case is perhaps the best example of how judiciary uses the power to interrupt the constitution। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भैया यहाँ खेल लिया, उसने एक तो हवाला जाने दिया, मतलब एक संपत्ति के अधिकार को हटाने दिया, लेकिन उसने बाकी के जो अधिकार है वो अपने पास रख लिए। जो जुडिशियल रिव्यू है वो अपने पास रख लिया कि अगर आप कोई भी लाते हो तो ये डिसाइड करने का अधिकार मेरा ही है कि वो लॉ या जो भी आप स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो वो क्या कहता है कि संविधान का क्या करेगा, वो क्या कह रहा है कि संविधान का कोई भी जो है उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि संविधान का आप कोई भी संशोधित नहीं कर सकते, और वो उसका भी डिसीजन जो है वो मेरे पास रहेगा। ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू तो था ही था, अगर को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका राइट हमारे पास में ही होगा, वो किसी और को। ठीक है, तो ये अधिकार भी किसने रखा कि कोई भी जो मैटर है, कोई भी संविधान का आप छेड़ रहे हो तो वो उसका मूल हिस्सा है या नहीं है, वो उसका अधिकार अपने पास में ही रिजर्व रखेगा। वो उसका अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है कि वही डिसाइड करेगा, जिस तरीके से वो डिसाइड कर रहा था कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसी तरीके से वो डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है या नहीं है। दूसरी बात कि संविधान का जो स्ट्रक्चर है उससे कोई और खिलवाड़ भी नहीं करेगा। तो इसने क्या कर दिया, तो इसने इसका बेसिक पार्ट नहीं बताया, संविधान जो संपत्ति का अधिकार था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, तो उसको इसका अधिकार नहीं बताया, इसलिए उसने उनको छेड़ने दिया। तो यही था, और ये जो है ये कंटिन्यूसली चलते आ रही है। ठीक है, ये जो फाइट है कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, तो जुडिशियल के साथ में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की ये फाइट कंटिन्यू चलते जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन सारे जो अधिकार है, अगर लेजिस्लेचर जो है, हमने कहा था कि लेजिस्लेचर के पास में पावर है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, अमेंडमेंट ला सकती है, बट उसको यहाँ से क्लियर करना होगा कि आप जो अमेंडमेंट मतलब जो कर रहे हो, तो देखो एक्चुअली पता है क्या है, जुडिशियल का वो है कि संविधान का जो मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उससे खिलवाड़ नहीं करें, बाकी हर 10 साल में
साल में जो है SC/ST एक्ट जो है उसकी सीट्स बढ़ाई जाती है, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स लाए जाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमारी जो प्रेम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो भैया राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल में था, तो उसका मूल ढांचा है, तो उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब भी आपको उससे खिलवाड़ करने की इच्छा हो, कि आपको मन हो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है, तो आप पहले जाकर के उनसे क्लियर कर लीजिए कि ये स्ट्रक्चर के मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं है, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स इट इज़ ऑल अबाउट जुडिशरी। तो हम लोगों ने ये ख़त्म कर चुके हैं कि जुडिशरी होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या टाइप्स है। किसी दिन अच्छे से हम लोग जो जुडिशरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तब तक के आप इसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए और रेडी हो जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर बात करेंगे और साथ ही हमेशा की तरह उस क्वेश्चन आंसर के साथ में एक रिवीजन भी कर लेंगे। थैंक यू।